हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC। तो आज GOC का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रेरणिक प्रभाव की बात करी थी, ठीक है ना। तो प्रेरणिक प्रभाव जो है वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ठीक है, कहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई प्लस आई प्रभाव। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, कि प्लस आई प्रभाव का क्रम क्या होता है, कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसका क्रम क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि भाई R जो है वो अगर एल्किल समूह की बात करें तो बड़ा एल्किल समूह का कार्बन ज़्यादा है तो वहाँ प्लस आई ज़्यादा होता है, कार्बन कम है प्लस आई कम होता है। अगर कार्बन की संख्या समान आ जाए तो शाखंश चेक करते हैं, ठीक है ना। और कहाँ पर R का माइनस आई प्रभाव लगता है, R जो है वो एल्काइल समूह जो होता है उसका माइनस आई प्रभाव भी होता है। कहाँ माइनस आई होता है, तो जितने भी कार्ब धात्विक यौगिक है जिनमें कार्बन डायरेक्टली धातु परमाणु से जुड़ा होता है उनको कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। और कार्ब धात्विक यौगिकों में जो एल्काइल समूह है अपने पास R जो है उसका प्रभाव कैसा होता है भाई, माइनस आई प्रभाव होता है। तो प्लस आई प्रभाव में जो क्रम है, जो ऑर्डर है, वो सारा हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे भाई माइनस आई प्रभाव के बारे में, ठीक है ना। माइनस आई प्रभाव जो है वो कौन कौन से समूह का माइनस आई प्रभाव होता है। तो एक छोटा सा क्रम है, इसमें आपको केवल वो क्रम ध्यान में रखना है, क्योंकि आई प्रभाव किस वजह से होता है ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब आई प्रभाव का जो क्रम है ना वो ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा जो है वो होता है भाई NR3+ का, फिर आता है भाई NO2, फिर आता है CN, फिर आता है CHO, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अपने पास आता है भाई OR और OH, ठीक है। फिर आता है भाई OR, OH, ठीक है। फिर आता है भाई अपने पास C6H5, C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, किसका, माइनस आई का। अब ये वाला क्रम जो है वो धीरे धीरे भाई अपन इसको इतना ज़्यादा काम में लेंगे कि ये अपने आप याद हो जाएगा। इसमें 2-4 पॉइंट जो है वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। एक तो NO2 ज़्यादा काम में आता है, एक CN ज़्यादा काम में आता है, और OR और OH, ये चार जो है वो इनका क्रम आपको बेसिकली ध्यान में रखने हैं। ये चारों कुछ ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास किसका ऑर्डर हो गया भाई, माइनस आई प्रभाव का क्रम हो गया। क्लियर बात। अब हमने प्रेरणिक प्रभाव पढ़ लिया, ठीक है। हमने जो है वो प्रेरणिक प्रभाव क्यों होता है ये भी पढ़ लिया। किस वजह से हुआ भाई, विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण प्रेरणिक प्रभाव हुआ। प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस वाले जितने भी प्रभाव होंगे, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। और माइनस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखें कि भाई ये ऑर्डर आप याद रख ही लोगे। अब काम में क्या आता है, तो इसका एक एप्लीकेशन है ना, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बाकी एप्लीकेशन जो है वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक जो यूज़ है, क्या काम में आएगा, कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा। तो एक तो मैंने आपको बताए रखा है कि भाई क्वेश्चन के लिए वो आपको क्या करेगा, डायरेक्टली पूछ लेगा, ऐसे 3-4 समूह लिख के दे देगा, बोलेगा कि इनका प्लस आई प्रभाव का सही क्रम क्या है, माइनस आई प्रभाव का सही क्रम क्या है, ठीक है ना। और इसका सबसे पहला जो उपयोग है ना, उपयोग वो है भाई इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा चेक करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तो देखें कि इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा कैसे हम चेक करेंगे। भाई देखो, कोई ग्रुप है, कोई कंपाउंड है, मान लो ये कंपाउंड आपको दे रखा है। इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा का मतलब है आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस तरफ हो रहा है, ये आपको बताना होता है, ठीक है ना। जैसे ये है अपने पास कोई कंपाउंड, आपको इसमें क्वेश्चन ऐसा दे देगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों की ध्रुवण की सही दिशा क्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, जो समूह जुड़ा है, समूह कौन सा है, CN, इसका प्रभाव चेक करो कि इसका प्रभाव प्लस आई है कि माइनस आई है। तो अभी मैंने आपको CN के बारे में बताया था, कैसा प्रभाव है भाई, माइनस आई प्रभाव है, ठीक है ना। तो इसका माइनस आई प्रभाव है, यानी माइनस आई का मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सोचो जरा। तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है ना, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो
ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता उत्पन्न होगी, तो ये बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये लो जी बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये हो गई। हाँ, ये और आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, आप ये भी इंडिकेट कर सकते हो। 3 कार्बन तक होता है, तो 1 2 और ये तीसरा कार्बन, यहाँ आते आते इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 3 कार्बन तक इसका प्रभाव अपन ने दर्शा दिया। ये हो गई भाई इसमें इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा। ठीक है, जैसे आपको मैंने कोई कंपाउंड दे दिया, ठीक है, यहाँ आपको चेक करना है भाई इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा। तो जो भी समूह जुड़ा है, इस समूह का प्रभाव आपको चेक करना है। CH3 जुड़ा है, तो CH3 का प्रभाव कैसा है भाई, +I प्रभाव है। और +I प्रभाव कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा भाई, बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्साइल रिंग है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन दिए इसको, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता उत्पन्न हुई, नेगेटिव चार्ज आया, तो ये नेगेटिव चार्ज बाजू वाले कार्बन को ट्रांसफर करेगा। ये लो भाई बाजू वाले कार्बन को इसने ट्रांसफर कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो ये वाले और आगे वाले को ट्रांसफर करेंगे, 3 कार्बन के पश्चात इसका क्या हो जाएगा भाई, नगण्य हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा हो गई। ठीक है, जैसे ये कोई कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक है, ये कंपाउंड दे दिया, बोले इसमें इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की सही दिशा क्या होगी। अब एक से ज़्यादा समूह दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो ये सोचो कि भाई NO2 है, NO2 का प्रभाव कैसा, -I, CH3 का प्रभाव कैसा, +I, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट रखता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट रखता है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये देखो इलेक्ट्रॉन इसने दिए, ठीक है, +I से इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफर करेगा, इधर ट्रांसफर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा। तो ये तो हो गया CH3 का, आपको अलग अलग इंडिकेट करना है। CH3 का इंडिकेट कर दिया, अब NO2 का इंडिकेट कर दो। तो NO2 का इंडिकेट करते हैं, NO2 कैसा है भाई, -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल, इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षित करेगा खुद की तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ये लो, ठीक है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, या आजू बाजू वाले कार्बन से खींचेगा, ये लो भाई आजू बाजू वाले कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की ध्रुवण की दिशा हमने क्या कर दी भाई, प्रदर्शित कर दी। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें आपको चेक करना है, इसमें चेक करो। हाँ, ये जरूरी नहीं है रिंग 6 कार्बन की दे, रिंग कितने भी कार्बन की दे सकता है। कंसेप्ट सोचो आप, कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट ये है कि भाई देखना जरा, NO2 का प्रभाव कैसा, NO2 का प्रभाव -I, इसका प्रभाव कैसा, इसका प्रभाव भी -I, दोनों का प्रभाव -I वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये लो, ठीक। तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इस कार्बन पर कमी उत्पन्न हुई, तो इसने बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये लो भाई बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ऐसे ही ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये लो जी इसने भी इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है, और ये बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये लो भाई इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा हमने प्रदर्शित कर दी। सिंपल सा काम करना है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की दिशा। क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्न में से किस कंपाउंड में या निम्न में से किस यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की सही दिशा को व्यक्त किया गया है, या इलेक्ट्रॉनों के ध्रुवण की सही दिशा को व्यक्त नहीं किया गया है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से आपको दे सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो समूह जोड़ा गया है उसका प्रभाव कैसा है, ठीक है। तो भाई ये तो था अपने पास कौन सा, प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है ना। सिंपल सा काम है भाई प्रेरणिक प्रभाव में। आपको एक बार के लिए ऑर्डर ज़रूर इसका दिमाग में रखना है, बाकी तो जैसे जैसे अपन इसको काम में लेंगे ना आगे, तो वैसे वैसे ऑर्डर जो है वो अपने आप मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपना प्रभाव है वो है भाई अनुनाद, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा। नेक्स्ट है भाई अपने पास सबसे पहला प्रेरणिक प्रभाव पड़ा। अब हम बात करेंगे भाई किसकी, अनुनाद की। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। देखना कि अनुनाद या रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है भाई। क्या है कि अनुनाद जो है की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। होता क्या है अनुनाद, ये तो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई अनुनाद की ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। भाई अपने पास कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे
एक कंपाउंड है, एक आयन है, इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। ठीक है, ऐसे ही एक मेरे पास है सल्फेट आयन, इसको सल्फेट आयन बोलते हैं। इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, जानते हैं अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ कंपाउंड है अपने पास। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर बंध सामर्थ्य को कंपेयर करें, बंध सामर्थ्य को कंपेयर करें, बंध सामर्थ्य को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है ना। अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, बंध सामर्थ्य को कंपेयर करें, यानी कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, ये चीज़ देखें, तो आप खुद सोचना है, एक तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है, एक डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है। सबसे ज़्यादा जोर कहाँ आएगा? कौन से बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा जोर आएगा? तो सबसे ज़्यादा जोर आएगा भाई ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में, फिर डबल बॉन्ड, और सबसे कम जोर आएगा सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में। ये अपने पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है ना। यानी ट्रिपल बॉन्ड सबसे आखिरी में टूटेगा, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर सिंगल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। ठीक है ना। ये बंध सामर्थ्य हो गई कि अगर टूटेगा तो कौन सा बॉन्ड इनमें से, बंध सामर्थ्य का मतलब कौन सा बॉन्ड सबसे मजबूत है और कौन सा वीक है। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा हो गया? सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये तो बंध सामर्थ्य है। एक होती है भाई बंध ऊर्जा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। अब ये क्या चीज़ है? तो भाई आप इसको अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो आप इसको यूँ समझ लो कि आपको क्या करना है? बॉन्ड को तोड़ना है, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको आप बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो हालांकि इसकी टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है, उसकी बात अपन थर्मोकेमिस्ट्री में करेंगे, बाद में देखेंगे उसको। अभी के लिए आपको केवल इतना समझना है कि बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी, मतलब एक तरीके से बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है। तो अगर मैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? आप खुद बताएं, बॉन्ड एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? तो भाई सीधी सी बात है, मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा जोर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड को एनर्जी देकर उसको तोड़ना है, तो जिसको तोड़ने में ज़्यादा जोर आएगा उसको एनर्जी उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, फिर डबल बॉन्ड की, और सबसे कम किसकी? सिंगल बॉन्ड की। ये ऑर्डर आ गया किसका भाई? अपने पास बंध ऊर्जा का। क्लियर है बात? अब एक होता है भाई बंध लंबाई। बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, यह भी अपन यहीं देख लेते हैं, बॉन्ड लेंथ। अब बंध लंबाई जो है, ये जैसे नाम से पता चल रहा है बंध की लंबाई एक तरीके से। ठीक है ना। तो एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को कंपेयर करना है, कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई जो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या होता है भाई? बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। क्लियर है बात? तो जैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल को कंपेयर करें, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, यानी जितना लंबा बॉन्ड होगा, ठीक है ना, जितना बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना जो है वो सबसे आसान है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये छोटी सी बेसिक जानकारी है जो एक बार के लिए आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। अब वापस से आते हैं एक बार अपन अपने टॉपिक पर, अनुनाद पर, कि भाई अनुनाद क्या होता है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना। इस पॉइंट को अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना ज़रा कि ये कुछ कंपाउंड मैंने आपके सामने बनाए, कुछ आयन है, कुछ कंपाउंड है। ठीक है ना। ये मैंने आपके सामने बनाए हैं। जैसे एक और कंपाउंड बना देता हूँ, जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है। तो अब क्या हुआ देखना ज़रा ध्यान से कि इस कंपाउंड की बात करते हैं। सबसे पहले बेंजीन की बात करते हैं। तो बेंजीन में आपको क्या दिख रहा है भाई? बेंजीन में 3 तो इसके पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और 3 इसके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है ना। तो 3 देखो सिंगल बॉन्ड कौन से? ये वाला बॉन्ड एक तो सिंगल बॉन्ड है ना, एक ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है,
और एक ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। ये 3 तो इस पे सिंगल बॉन्ड है और 3 इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ये 3 इसके पास डबल बॉन्ड है। तो होना क्या चाहिए कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो होना क्या चाहिए, अगर मैं बेंजीन को एनर्जी दूं, मेरे को मान लो बेंजीन के सारे बॉन्ड ब्रेक करने हैं, सारे बॉन्ड तोड़ने हैं, सिंगल हो चाहे डबल, तो अगर मैं इसको एनर्जी दूं, इसको ऊर्जा दूं, तो क्या होना चाहिए कि जो सिंगल बॉन्ड है वो तो पहले टूटेंगे। मान लो मैं इसको एनर्जी दूं, एनर्जी आप कैसे भी दे सकते हो, इसको गर्म करके या किसी भी और तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ऊर्जा दे सकते हो। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने इसको ऊर्जा दी, ठीक है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा दी, तो भाई इसमें 3 सिंगल बॉन्ड थे। होना क्या चाहिए कि सिंगल बॉन्ड जो है वो पहले ब्रेक होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड पहले टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड सामर्थ्य बंध सामर्थ्य क्या है, कम है, बंध ऊर्जा इसकी क्या है, सिंगल बॉन्ड की बंध ऊर्जा भी क्या है, कम है, यानी इसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है। तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटना चाहिए, पहले सिंगल बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाना चाहिए, और फिर यानी पहले 3 सिंगल बॉन्ड तो पहले टूट जाएंगे, फिर और ज्यादा एनर्जी दोगे तो बाकी के बचे 3 डबल बॉन्ड, तो ये जो 3 डबल बॉन्ड है ये बाद में ब्रेक होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। क्योंकि भाई अभी मैंने आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया है, तो जब इसको एनर्जी दे तो ऐसा प्रक्षित होना चाहिए। लेकिन भाई जब बेंजीन को एनर्जी दी गई तो ये देखा गया कि इसके सारे के सारे बॉन्ड, यानी तीनों सिंगल बॉन्ड और तीनों डबल बॉन्ड, ये सारे के सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक होते हैं, एक साथ टूटते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, तो इसमें 2 बॉन्ड है, एक तो मेरे पास ये वाला बॉन्ड है, इसको मैं बोल देता हूं ए, इस वाले बॉन्ड को मैं बोल देता हूं बी, ठीक है। तो 2 बॉन्ड है, तो जब इसको एनर्जी दूं, ए जो है वो अभी सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ए सिंगल बॉन्ड है, बी डबल बॉन्ड है, तो जब एनर्जी दें तो यहां पर क्या होना चाहिए कि ए पहले टूटना चाहिए, बी बाद में टूटना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए सिंगल बॉन्ड है, बी डबल बॉन्ड है, ए पहले टूटेगा, बी बाद में टूटेगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखा गया कि जब इसको हम एनर्जी देते हैं, जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जब एनर्जी देंगे तो भाई ए और बी दोनों एक साथ ब्रेक होते हैं, दोनों एक साथ टूटते हैं। यहाँ पर भी वही कहानी कि होना चाहिए था सिंगल पहले टूटता, डबल बाद में टूटता, लेकिन जब एनर्जी दी गई तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ टूट रहे हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर देखना जरा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो इसको एनर्जी दें तो इसके साथ भी बिल्कुल वही कहानी होनी चाहिए कि दोनों सिंगल बॉन्ड पहले ब्रेक होने चाहिए, जो बीच में डबल बॉन्ड देख रहे हो ये बाद में ब्रेक होना चाहिए। लेकिन जब एनर्जी दी गई, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, तो ये देखा गया कि भाई यहाँ पर भी ये तीनों बॉन्ड, यानी एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, ये एक साथ ब्रेक होते हैं। ऐसा ही इसमें है कि भाई इसमें जो है वो 2 सिंगल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी होना क्या चाहिए कि भाई जब इसको ऊर्जा दें तो 2 सिंगल बॉन्ड पहले ब्रेक होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड पहले टूटेगा, और दोनों डबल बॉन्ड जो है वो बाद में ब्रेक होने चाहिए, बाद में टूटने चाहिए। लेकिन जब एनर्जी दी गई तो यहाँ पर भी वही केस, सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक होते हैं। और न जाने ऐसे कितने ही मॉलिक्यूल है जिनमें ये काम होता है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनमें ये काम होता है कि भाई सिंगल, अपने अभी थ्योरी पढ़ी है कि भाई होना क्या चाहिए कि सिंगल पहले टूटेगा, फिर डबल टूटेगा, और फिर ट्रिपल बॉन्ड सबसे लास्ट में टूटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये काम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं लागू हो रही है। तो आखिर क्यों लागू नहीं हो रहा? और भी पता नहीं कितने कंपाउंड है जहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होती कि भाई सिंगल और डबल बॉन्ड होते हुए भी दोनों बॉन्ड जो है वो एक साथ ब्रेक होते हैं। ऐसा बहुत सारे यौगिकों में होता है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक जो है वो थ्योरी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं अनुनाद, कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये बॉन्डिंग वाली चीज़ है, और भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको अपन केवल एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? अनुनाद की ज़रूरत पड़ी। तो ये तो चीज़ क्लियर है कि भाई मैंने अभी जो सवाल किया था कि सबसे पहले अनुनाद क्या होता है, ये पढ़ने से पहले ये पढ़ेंगे कि अनुनाद की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अनुनाद की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल हो गया, जैसे ये मॉलिक्यूल, ये दोनों आयन हो गए, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज, सभी गुणों की व्याख्या इसकी एक संरचना से अगर अपन नहीं कर सकते हैं,
है ना, कि भाई अपन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इससे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो रहे हैं। केवल बेंजीन की ये संरचना बनाएंगे तो इससे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती है। आपने देखा होगा कि भाई बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं और बेंजीन को जो है वो हम ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्यों बनाते हैं भाई, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, कहाँ से आया, क्यों बनाते हैं, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो हमें रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो होता क्या है, ध्यान से देखना ज़रा, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें अपन को एक्सप्लेन करनी थी, है ना। अब रेजोनेंस क्या होता है, तो इसको समझना कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल की सभी गुण, किसी मॉलिक्यूल के सभी गुणों की व्याख्या इसकी केवल एक संरचना से अगर नहीं कर पाते हैं तो इस केस में इसकी अनेक हाइपोथेटिकल काल्पनिक संरचनाएं बनाई जाती है, और ये जो काल्पनिक संरचनाएं होती है इनको हम अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचनाएं। और अनुनादी संरचनाएं बनाने का जो प्रोसीजर है इसको अनुनाद बोला जाता है। मैं एक बार डेफिनेशन बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखें, देखिए रेजोनेंस की डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा यदि किसी यौगिक की, या यदि किसी यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या इसकी केवल एक संरचना से ना की जा सके, इसकी केवल एक संरचना से ना की जा सके तो इसकी अनेक काल्पनिक संरचनाएं बनाई जाती है, इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं, या इसका एक नाम और है कैनोनिकल संरचनाएं कहा जाता है। इन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं कहा जाता है, तथा अनुनादी संरचनाएं बनाने की प्रक्रिया को अनुनाद कहा जाता है। भैया ये पॉइंट है, ठीक है ना, कि जैसे अपन ने अभी खूब सारे एग्जांपल्स देखे, ठीक है ना, क्या था कि केवल एक स्ट्रक्चर से अपन वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर क्यों एक बॉन्ड जो है वो पहले नहीं टूटता है, क्यों सिंगल और डबल बॉन्ड एक साथ ब्रेक क्यों होते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब जो है वो उसकी केवल एक संरचना से नहीं मिल सकता। तो हम क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल अभी हमने देखे हैं उनकी बहुत सारी काल्पनिक संरचनाएं बनाएंगे। पहली बात, वर्ड पर गौर करना, काल्पनिक। तो बहुत सारी काल्पनिक संरचनाएं बनाएंगे, और संरचनाएं बनाने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, अनुनाद बोलते हैं। जो प्रक्रिया होती है संरचनाएं बनाने की उसी को क्या बोलते हैं भाई, अनुनाद बोलते हैं। और जब अपन अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे तो उन संरचनाओं की मदद से, उन संरचनाओं की हेल्प से अपन ये सारे गुणों को एक्सप्लेन कर देंगे। अपन ये बता पाएंगे कि आखिर क्यों सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों एक साथ ब्रेक होते हैं। ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लियर है बात। तो भाई ये तो है अपने पास अनुनाद। अब अनुनाद के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने अभी बोला है कि वो संरचनाएं कैसी है, काल्पनिक है। तो अनुनाद पूरा एक काल्पनिक प्रक्रिया है। अनुनाद जो है ना वो पूरा काल्पनिक प्रक्रिया है। अनुनाद एक काल्पनिक प्रक्रिया है, काल्पनिक प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे भाई एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये बेंजीन है,
ठीक है, अभी मैंने कहा था बेंजीन को हम ऐसे बना सकते हैं या फिर बेंजीन को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना, और या फिर बेंजीन को हम ऐसे बना सकते हैं। आपके सामने बेंजीन की 3 संरचनाएं हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से क्या चीज़ है, ध्यान से देखना भाई। होता क्या है कि अनुनादी संरचनाएं तो काल्पनिक होती है, लेकिन जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हमने बनाई है ना, उन सब अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर उन सब को क्या करना, मिक्स करना है, और उन सब को मिलाकर हम यौगिक की वास्तविक संरचना बना सकते हैं, उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है यौगिक की, उसको हम अनुनादी संकर बोलते हैं। मैं ये पॉइंट भी लिख देता हूं कि भाई सभी अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर यौगिक की वास्तविक संरचना बनाई जाती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। ठीक है भाई, देखना जरा आप बेंजीन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये जो बेंजीन की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये दोनों बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। क्या है? अनुनादी संरचनाएं। और अनुनादी संरचनाएं कैसी होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। जबकि ये वाली बेंजीन की जो है वो वास्तविक संरचना है, और वास्तविक संरचना को क्या बोलते हैं? अनुनादी संकर बोलते हैं। ये अनुनादी संकर है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। आगे बनाना बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो इनको मिलाते हैं, इनको मिलाकर बाद में अनुनादी संकर बनाया जाता है। ये वास्तविक संरचना है बेंजीन की, यानी ये काल्पनिक संरचनाएं है। तो बेंजीन अपन ऐसे बनाते हैं, ये बेंजीन की काल्पनिक संरचनाएं हैं, जिनको अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। और ये वाला जो है वो बेंजीन की वास्तविक संरचना है, जिसको हम अनुनादी संकर बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, अनुनादी संकर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। या इसको जो है वो मैं ऐसे भी बना सकता हूं। इसको बनाने के कई तरीके हैं, सारे तरीके अपन सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखना इसका मतलब क्या है भाई, देखना जरा ध्यान से, है ना, कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ कि सारे बॉन्ड एक साथ ब्रेक हो गए। उस सवाल का जवाब यहीं से मिलेगा। भाई ये है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें आपको 3 तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 इसमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है इसमें देखना 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड है। बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी 3 सिंगल बॉन्ड है, एक, फिर ये दूसरा सिंगल बॉन्ड और ये तीसरा सिंगल बॉन्ड। इसमें भी 3 सिंगल बॉन्ड है और 3 इसमें क्या है भाई? डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखना जरा, इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में यहां सिंगल बॉन्ड है यहां, जबकि इसमें यहां डबल बॉन्ड है। इस वाले स्ट्रक्चर में यहां डबल बॉन्ड है, जबकि इसमें यहां सिंगल बॉन्ड है। फिर यहां सिंगल बॉन्ड आ रहा है इस स्ट्रक्चर में, जबकि इसमें यहां डबल बॉन्ड है। फिर यहां पर इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया। मतलब इस संरचना में जहां सिंगल बॉन्ड है ना, इस संरचना में उसी जगह डबल बॉन्ड है, और इस संरचना में जहां सिंगल बॉन्ड है, इस संरचना में वहीं डबल बॉन्ड है। जब दोनों को मिलाया तो इसको कुछ यूं बनाएंगे, ध्यान से देखना जरा। जब दोनों को मिलाऊंगा तो रिंग तो अपनी क्या है? एज इट इज है। इसमें भी 6 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग एज इट इज है। यहां डबल बॉन्ड है लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहां आंशिक डबल बॉन्ड है, मतलब थोड़ा सा डबल बॉन्ड है। मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में आंशिक डबल बॉन्ड जिसको बोलेंगे। जैसे अपन ने आंशिक आवेश लगाया था ना वहां पर, आंशिक आवेश का मतलब थोड़ा सा आवेश, पूरा आवेश नहीं, थोड़ा सा आवेश। बिल्कुल वैसे ही आपको काम करना है कि भाई यहां डबल है, यहां सिंगल है। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ डबल बॉन्ड के गुण है। ऐसा ही यहां सिंगल, यहां डबल, है ना, तो यहां पर भी कुछ डबल बॉन्ड के गुण है। यहां डबल, यहां सिंगल, तो यहां सिंगल बॉन्ड के गुण, यहां डबल बॉन्ड के, मतलब ऐसे लगातार हर जगह आप देखोगे एक जगह एक में एक जगह पर डबल बॉन्ड है, दूसरे में उसी जगह पर सिंगल बॉन्ड है। तो जब आप क्या करोगे, ये चीज ऑब्जर्व करोगे तो कुछ ऐसी संरचना निकल के आएगी। और ये जो डॉटेड लाइन मैंने दर्शा रखी है इसको बोलते हैं आंशिक डबल बॉन्ड, ठीक है ना, पार्शियली डबल बॉन्ड।
तो जो आंशिक डबल बॉन्ड है, अब एक चीज देखना, यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड है, यहां भी आंशिक डबल बॉन्ड, आंशिक डबल बॉन्ड, आंशिक डबल बॉन्ड, आंशिक डबल बॉन्ड और आंशिक, यानी जो 6 जगह है, 6 के 6 बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड अपन ने चेक किए हैं। अभी पहले वाले स्ट्रक्चर में अपन को यह दिख रहा था कि 3 डबल बॉन्ड है और 3 सिंगल बॉन्ड है, जबकि एक्चुअल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सारे के सारे जो 6 के 6 बॉन्ड है वो सारे के सारे पार्शियली डबल बॉन्ड है, आंशिक द्विबंध है। 6 के 6 बॉन्ड जो है वो कैसे हैं भाई, आंशिक द्विबंध है। और अगर 6 के 6 बॉन्ड बराबर है तो भाई जब आप इसको एनर्जी दोगे ना, जब ऊर्जा दोगे, तो 6 के 6 बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे। तो ये चीज जो है वो अपन यहां से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। यहां से देखोगे तो 3 बॉन्ड पहले ब्रेक होंगे और बाकी के 3 बॉन्ड बाद में ब्रेक होंगे। यहां से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं और मॉलिक्यूल की जो वास्तविक संरचना है वो ये है, ठीक है ना। तो क्योंकि एक स्ट्रक्चर से ये सारी बातें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी तो मैंने इसकी कुछ एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर्स है वो ड्रॉ की, है ना, और उन सबको मिला के मैंने वास्तविक संरचना बनाई, तब जाके इसकी संरचनाएं जो है वो क्या हुई, सारे गुण का एक्सप्लेनेशन हुआ। तो ये जो प्रोसीजर है अनुनादी संरचनाएं बनाने का, इसको क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं, ठीक है। अब भाई ऐसा नहीं है कि अनुनादी संरचनाएं जो है वो हर कैसे ही हमने हर कोई सी स्ट्रक्चर बना दी। अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संकर बनाने के कुछ नियम होते हैं, ये नियम हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मतलब अनुनाद वाले टॉपिक में ये सारे रूल्स अपन पढ़ेंगे कि अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हैं, अनुनादी संकर कैसे बनाते हैं, क्या इनका बनाने का तरीका होता है, क्या रूल होते हैं, अनुनाद के क्या गुण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। ये तो खाली शुरुआत हुआ है कि क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल की अगर सारे गुणों की व्याख्या अपन केवल एक स्ट्रक्चर से ना कर पाए ना, तो इस केस में इसकी बहुत सारी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो होती है उनको अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। और अनुनादी संरचनाएं बनाने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या बोलेंगे, अनुनाद बोलेंगे। तो अब अनुनादी संरचनाएं बनाने से पहले एक सवाल है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल में, किस यौगिक में अनुनाद होगा और किस में नहीं होगा, है ना। क्योंकि भाई मैं आपको अगर ये बोल दूं कि भाई अनुनाद में करना क्या है आपको, ठीक है, या अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाएंगे, तो ये तो अपन तब बता पाएंगे ना जब कोई मॉलिक्यूल है। पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल में अनुनाद होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो अगला क्वेश्चन आता है कि सर अब इसमें हमने पहचान लिया इसमें अनुनाद है, तो अब इसमें बताओ कि अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाएं। तो अपना अगला जो पॉइंट है ना कि भाई कैसे, अनुनाद के लिए क्या शर्त है, कि आखिर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी यौगिक अनुनाद प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो देखते हैं वो शर्त क्या है। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है भाई अनुनाद की शर्त। अनुनाद की शर्त, ठीक है भाई। देखना ज़रा, वैसे अनुनाद की शर्तें क्या क्या होती है ये डिटेल में तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है ना भाई। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें जो है वो आपको समझ में आए। तो अनुनाद की जो शर्तें हैं, ठीक है, उनमें से एक दो शर्तें ऐसी है जो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, हालांकि वो चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो शर्तें, वो कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको डायरेक्टली मेथड बताऊंगा जिनसे आप डायरेक्टली चेक कर पाओगे कि भाई अनुनाद होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो अनुनाद की जो पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है वो है भाई यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए, यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। ये अनुनाद की सबसे बेसिक ज़रूरत है। क्या होना चाहिए भाई, यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। संयुग्मन को इंग्लिश में बोलते हैं भाई कॉन्जुगेशन। अब ये क्या होता है इसको अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा कि संयुग्मन क्या होता है। और मैं अगर ये कहूँ कि अनुनाद की सबसे ज़रूरी कंडीशन यही है, क्या, संयुग्मन, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है कि अनुनाद की सबसे बेसिक और ज़रूरी कंडीशन यही है, संयुग्मन होना चाहिए। अगर किसी यौगिक में संयुग्मन ही नहीं है, अनुनाद होने के कोई चांसेस नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो हमें पहली चीज़ क्या चेक करनी है, सबसे पहली चीज़ यही चेक करनी है कि मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होना चाहिए, मॉलिक्यूल में संयुग्मन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने संयुग्मन चेक कर लिया है
तो ऑर्गेनिक में तो बहुत ही कम एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिनमें बिना संयुग्मन के, मतलब संयुग्मन अगर चेक कर लिया है तो भाई ऑर्गेनिक में आपको संयुग्मन चेक करना आ गया तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि कौन से में अनुनाद होगा और कौन से में अनुनाद नहीं होगा, ठीक है ना। तो यौगिक में संयुग्मन होना चाहिए। तो मैं आप संयुग्मन को डिटेल में बताने जा रहा हूँ, संयुग्मन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए संयुग्मन, देखो कि भाई कॉन्जुगेशन या संयुग्मन किसको बोलते हैं। पहले तो डेफिनेशन लिख देता हूं, यदि किसी पाई बंध के एकांतर क्रम में पाई बंध या लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पाई बंध के एकांतर क्रम में लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या रिक्त डी कक्षक या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो यह संयुग्मन की अवस्था होगी, ठीक है। कि भाई मैंने क्या लिख रखा है, यदि किसी पाई बॉन्ड के, पाई बॉन्ड क्या होता है तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा टाइप का होता है। बॉन्ड दो प्रकार के, सिग्मा और पाई। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा टाइप का होता है और फिर मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई होते हैं। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ठीक है ना। तो संयुग्मन जो है, यदि किसी पाई बंध के एकांतर क्रम में पाई बंध या लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या रिक्त डी कक्षक या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो यह संयुग्मन की अवस्था होगी, ठीक है। तो देखना जरा कि क्या कहना चाहता है कि भाई देखो जरा, एकांतर क्रम का मतलब है एक छोड़कर एक, जैसे ये कंडीशन है, ठीक है ना। सबसे पहला संयुग्मन की अपन बात कर रहे हैं भाई, पाई सिग्मा पाई संयुग्मन। अब ये अलग अलग तरीके का हो गया, देखना कैसे। एक तो है पाई सिग्मा पाई संयुग्मन, ये क्या है तो यहाँ देखना जरा, डबल सिंगल डबल, यानी पहले पाई बॉन्ड आया, फिर सिग्मा बॉन्ड आया, फिर पाई बॉन्ड आया, यानी एक छोड़कर बीच में एक का अंतर आ गया ना। लगातार डबल बॉन्ड नहीं होनी चाहिए, लगातार पाई बॉन्ड नहीं आनी चाहिए। लगातार पाई बॉन्ड आएंगे तो उसको संयुग्मन नहीं बोलेंगे। एक का अंतर होना चाहिए, बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसी कंडीशन चले तो उसको क्या बोलेंगे, संयुग्मन बोलेंगे। क्लियर है बात। तो यहाँ डबल सिंगल डबल आ रहा है तो ये संयुग्मन है, या डबल सिंगल डबल, जहां तक चलेगा ना डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जहां तक चलेगा वहां तक संयुग्मन है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो यहां तक चल रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहां तक संयुग्मन है इसमें। क्लियर। और देखो जरा कि CH2 CH CH और फिर CH2 CH2 और फिर CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर देखना जरा, डबल सिंगल डबल सिंगल 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 डबल, ठीक है। अब इसमें देखो डबल सिंगल डबल, एकांतर क्रम कहां तक है, डबल सिंगल डबल, एकांतर क्रम केवल इतनी दूरी में है। तो भाई इसमें इतनी दूरी में संयुग्मन है, ये संयुग्मन नहीं है, इस तरफ संयुग्मन नहीं है, केवल इतनी दूरी में संयुग्मन है। यानी जहां तक डबल सिंगल ये रूल फॉलो हो रहा है, जहां तक ये चल रहा है वहां तक संयुग्मन होता है। जैसे भाई अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, जैसे बेंजीन को ही देख लेते हैं। तो बेंजीन में देखना जरा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लगातार चलते जाओ, इसमें खत्म ही नहीं होगा कहीं। तो ये भी क्या है, संयुग्मन है। क्लियर है बात। जैसे भाई अपने पास ये कोई कंडीशन आ गई, जैसे ये कोई कंडीशन दे दी, ठीक है, इसमें डबल सिंगल 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 डबल, इसमें संयुग्मन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही अंतर होना चाहिए, एक ही सिंगल बॉन्ड आना चाहिए बीच में, या बीच में एक ही पाई बॉन्ड होना चाहिए। यानी पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, लगातार ये ऐसे चलता जाएगा, जहां तक चलेगा ना वहां तक संयुग्मन है। क्लियर है बात। जैसे भाई मेरे पास ये कंडीशन आ गई
ये कंडीशन है। डबल 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 इसको संयुग्मन नहीं बोलेंगे ना, लगातार नहीं होना चाहिए, है ना, एक से ज़्यादा का अंतर भी नहीं होना चाहिए, एक का ही अंतर होना चाहिए। डबल सिंगल एक ही अंतर होना चाहिए, एक ही सिग्मा बॉन्ड बीच में होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम संयुग्मन बोल सकते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, और देखते हैं जैसे, तो ये तो पहला है भाई पाई सिग्मा पाई, ठीक है ना, अभी और बात करेंगे। पाई सिग्मा पाई डबल सिंगल डबल टाइप का संयुग्मन, ठीक है। अब पाई बंध के एकांतर क्रम में पाई बंध, तो ये तो पाई बंध का एग्जांपल देख लिया, लोन पेयर हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या रिक्त डी कक्षक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो जब भी कुछ भी आएगा तो उसी को संयुग्मन बोलेंगे। सबसे पहला संयुग्मन देख लिया, दूसरा संयुग्मन का टाइप हम देखने जा रहे हैं, तो इसको देखना जरा। देखना दूसरा जो संयुग्मन है वो है भाई पाई सिग्मा और लोन पेयर, ठीक है। ये यानी डबल बॉन्ड के, है ना, पाई बंध के एकांतर क्रम में लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। पाई बंध के एकांतर क्रम में क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, CH2 CH और ये OH, ठीक है भाई। डबल सिंगल लोन पेयर यानी पाई फिर सिग्मा बॉन्ड फिर क्या आ रहा है, लोन पेयर आ रहा है, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए भाई, ये संयुग्मन की कंडीशन है, ठीक है। फिर यहाँ देखो CH2 CH और ये CH CH और ये NH2, इस पर देख लो ज़रा कि भाई देखो डबल सिंगल लोन पेयर, पाई सिग्मा और फिर क्या आ रहा है, लोन पेयर, ठीक है। डबल सिंगल डबल आ रहा है तो इसका मतलब संयुग्मन है। फिर पाई बॉन्ड के एकांतर क्रम में वापस से लोन पेयर आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में संयुग्मन है, ठीक है। अनुनाद के लिए सबसे बेसिक नीड होती है संयुग्मन, जहां तक मॉलिक्यूल में संयुग्मन होता है भैया वहां तक अनुनाद होता है। क्लियर है ना बात? फिर देखो जरा कि जैसे या अगर मैं बात करूं इसकी भाई इसकी बात करें, इसमें संयुग्मन है क्या, ठीक है। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में भाई संयुग्मन नहीं है। क्यों नहीं है देखना जरा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के जस्ट बाद में लोन पेयर आ रहा है ना भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाई बॉन्ड के जस्ट बाद में लोन पेयर नहीं होना चाहिए, एक छोड़ के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो ही उसको संयुग्मन बोलेंगे। ये वाला संयुग्मन की कंडीशन नहीं है, ठीक है। जैसे भाई यहां देखो जरा, भाई डबल सिंगल और ये क्या आया, लोन पेयर आया, फिर वापस से सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल पूरे में चल रहा है, इसका मतलब ये संयुग्मन की कंडीशन है। क्लियर है बात? तो संयुग्मन के लिए डबल बॉन्ड के एकांतरित क्रम में यानी एक छोड़कर इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो उसको हम संयुग्मन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा टाइप का हो गया, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर लोन पेयर वाला संयुग्मन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो संयुग्मन है अपने पास, पाई सिग्मा पॉजिटिव और पाई सिग्मा नेगेटिव, दोनों को साथ देख लेते हैं। देखो जरा, पाई सिग्मा पॉजिटिव संयुग्मन और अगला है पाई सिग्मा नेगेटिव संयुग्मन, ठीक। तो इसको देखना जरा, यानी पाई बॉन्ड के एकांतरित क्रम में इस बार क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल के लिए भाई ये कंडीशन आएगी, डबल सिंगल पॉजिटिव संयुग्मन, यहां पर क्या आएगा, डबल सिंगल नेगेटिव, ये भी संयुग्मन। क्लियर है बात? ऐसे आपको क्या करना है भाई, चेक करना है, ठीक है ना। अब ये कितनी भी दूरी तक चल सकता है, लेकिन भाई ये वाला संयुग्मन नहीं होगा। अगर बीच में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाए ना, इसको संयुग्मन नहीं बोलेंगे ना। डबल सिंगल पॉजिटिव ना, ये संयुग्मन नहीं है। ऐसे ही डबल सिंगल और ये नेगेटिव आ गया ना भैया, ये भी संयुग्मन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये संयुग्मन नहीं, इसको नहीं बोल सकते हम संयुग्मन। क्लियर है बात? फिर देखो पॉजिटिव रिक्त डी कक्षक, ये रिक्त डी कक्षक वाला केस जो है ना, वो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक।
ठीक है ना, क्योंकि रिक्त डी कक्षक पहचानना अभी अपन शायद नहीं पहचान पाएंगे, इतना अपन ने नहीं पढ़ा है कि किसके पास रिक्त डी कक्षक है किसके पास नहीं है। फिर भी मैं तरीका आपको बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि सर किसके पास रिक्त डी कक्षक है, ये मैं बता दूंगा। तो इसका एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, भाई एक चीज मैं बता देता हूँ, ऐसी प्रजातियां जिन पर कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, ऐसी प्रजातियां जहां कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उनको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्बोकेटाइन। जैसे ये एक कार्बोकेटाइन है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी प्रजातियां जहां कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे कि यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये जो है इनको बोलते हैं कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन। और ये वाला जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये भी क्या है भाई? कार्बोकेटाइन है। ये दोनों के दोनों क्या है? कार्ब एनाइन। क्लियर है बात? तो होता क्या है कि भाई पॉजिटिव चार्ज आया कार्बोकेटाइन, नेगेटिव चार्ज आया कार्ब एनाइन। अगर कार्बन पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, भाई एक तो होता लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने भाग नहीं लेते उनको लोन पेयर बोलते हैं। पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए ना कि CH2 CH और ये CH2 और केवल दो की जगह आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, अगर कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसको हम बोलते हैं भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। केवल अगर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कंडीशन होगी किसकी भाई? इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे? मुक्त मूलक। कि अगर कार्बन पर कहीं पर एक से तो उसको बोलेंगे मुक्त मूलक। अगर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे तो कार्बोकेटाइन, नेगेटिव चार्ज दे तो कार्ब एनाइन, इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। कार्बन पर अगर एक ऑड इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन दिखे तो मुक्त मूलक, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही कंडीशन है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। और यहाँ पर क्या आएगा? एक छोड़ के, एक के अंतर पर डबल, सिंगल और ये ऑड इलेक्ट्रॉन, मुक्त मूलक। तो ये वाली कंडीशन किसकी है भाई? ये वाली संयुग्मन की कंडीशन है। यानी मतलब ये है कि डबल बॉन्ड के बाद एक छोड़कर एक सिग्मा बॉन्ड का अंतर होना चाहिए, इनमें से कुछ भी आ सकता है, इसको संयुग्मन बोलेंगे। एक तो ये केस है। फिर दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड के बाद ही ये सारी चीजें आई। इनमें से कोई भी दो चीज अगर एक के अंतर पर आती है संयुग्मन की कंडीशन होगी। एग्जाम्पल के लिए देखना जरा कि भाई आपको ऐसा केस दे दिया CH2 पॉजिटिव और ये NH2 ये लोन पेयर। देखना यहाँ क्या क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। भाई इनमें से कोई भी दो चीज, पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कोई भी आ जाए, कोई भी दो चीज अगर एक सिग्मा बॉन्ड के अंतर पर है, संयुग्मन की कंडीशन मानी जाएगी। पॉजिटिव फिर सिग्मा फिर लोन पेयर, संयुग्मन है भाई, संयुग्मन है। समझ रहे हो बात को? इनमें से कोई भी दो चीज अगर एक के अंतर पर आ गई संयुग्मन माना जाएगा, संयुग्मन होगा, ठीक है। जैसे भाई यहां पर बात करते हैं, ये कोई कंपाउंड है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो देखना जरा कि भाई डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, इस पूरे में संयुग्मन माना जाएगा। पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव ये भी संयुग्मन का ही एक पार्ट है। तो ये होता है भाई संयुग्मन, यानी डबल बॉन्ड के एकांतरित क्रम में या तो डबल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड के साथ एकांतरित क्रम में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, रिक्त डी कक्षक, इनमें से कुछ भी आ जाए तो ये सारी कंडीशन किसकी होगी? संयुग्मन की होगी। या इनमें से जो भी चीज मैंने बोली है, इनमें से कोई भी दो चीजें एक के अंतर पर, कंडीशन है एक का अंतर होना चाहिए, एक से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, एक से कम का अंतर भी नहीं होना चाहिए, एक का ही अंतर होना चाहिए। इनमें से कोई भी दो चीजें एक के अंतर पर आएगी, संयुग्मन होगा। क्लियर है बात? तो ये तो है भाई अपने पास संयुग्मन, ठीक है ना। ये संयुग्मन हमने पढ़ लिया है कि भाई संयुग्मन तो होना ही चाहिए, संयुग्मन नहीं है तो रेजोनेंस की बात वहां नहीं करेंगे। अब संयुग्मन के साथ और कौन सी कंडीशन है, इनकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना। और संयुग्मन कितने प्रकार का होता है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। आज अपन ने जो पढ़ा है इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है वो अभी मैं आपको टिक नहीं करवाऊंगा, इस पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। मॉड्यूल रेजोनेंस खत्म करेंगे, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म करने के बाद मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा अपना पोर्शन हुआ नहीं है कि मॉड्यूल से क्वेश्चन इतने ज़्यादा बनने नहीं है, ठीक है ना। तो इसके आगे की बात हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।